हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 जून 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम स्टार्ट से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्टिनेंटल यूनियन के नाम से जाना जाता है। इसके 55 मेंबर्स हैं। कॉन्टिनेंटल यूनियन मतलब इसके सारे के सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं। जैसे कि पहले के हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए, जैसे कल हमने डिस्कस किया था ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में 5 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं। जैसे ब्राज़ील है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से है, और चाइना, इंडिया और रशिया ये हैं एशियन कॉन्टिनेंट से। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हो सकते हैं एक ही कॉन्टिनेंट से हो या फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट से हो। इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये कॉन्टिनेंटल यूनियन है, मतलब इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। 55 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं वो उसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन हैं, यहाँ पर कुछ टेरिटरीज हैं जो अभी भी यूरोपियन कंट्रीज के अंडर हैं। ये जो अफ्रीकन यूनियन है वो 2001 में अदिस अबाबा कहाँ की कैपिटल है? इथियोपिया की। इथियोपिया की जो कैपिटल है अदिस अबाबा, वहाँ पर इसको फाउंड किया गया था अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन 2002 में जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में इसको लॉन्च किया गया था। मतलब स्टार्ट यहाँ से हुआ लेकिन लॉन्च यहाँ पर किया गया था। ये जो अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेजर रीज़न ये था, इसको बनाने का टारगेट सिर्फ ये था कि 1963 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। उसको रिप्लेस करने के लिए अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट अगर हम देखें कि ऑब्जेक्टिव देखें अफ्रीकन यूनियन का, तो इसका मेजर रीज़न ये था कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच में मेजर यूनिटी को, सॉलिडेरिटी को, इन सबको इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स, इन सबको मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पर जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। मतलब अगर डायरेक्ट वे में बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसके साथ में इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इनको भी मेंटेन किया जा सके और ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो, इसके लिए अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो ये अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। अब थोड़ा सा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हम व्यू कर लेते हैं। देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये जो ईस्टर्न पार्ट है जिसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आप सेप देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हॉर्न हो। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो मेजर कंट्रीज हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। ये इरिट्रिया है, यहाँ पर छोटा सा देश है जिसका नाम है जिबूती, ये है सोमालिया और ये है इथियोपिया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मेंबर कंट्रीज हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सिर्फ इसकी शेप के अकॉर्डिंग, इसकी जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग इस एरिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ये रेड सी है और ये है गल्फ ऑफ एडन। क्या है? गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पर कौन से स्टेट है? बाब आल मंडब। अगर कोई शिप मेडिटेरियन सी से स्वेज कैनाल से होते हुए रेड सी में आता है और उसको जो हमारा अरेबियन सी है वहाँ पर जाना है या फिर इंडियन ओशन में जाना है, तो उसको बाब आल मंडब स्टेट को पार करना होगा। ये हमने देखा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, यूपी के सीएम आदित्यनाथ, उन्होंने दिल्ली विजिट किया। दिल्ली विजिट करने का उनका मेजर रीज़न ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो वहाँ की जो कैबिनेट है उसको एक्सपेंड किया जाए, ठीक है। ये उनका मेजर रीजन हो सकता है कि उनकी कैबिनेट को क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपकी जो कैबिनेट है उसमें मैक्सिमम कितने मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 91 के तहत ये चेंजेस किए गए थे कि जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है, जितनी भी आपकी लेजिस्लेचर की स्ट्रेंथ है, उसके मोर देन 15% से ज़्यादा आप कैबिनेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। आपके मिनिस्टर्स की जो संख्या है वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये पहले क्या लगा दिया, ये बैन लगा दिया गया, क्योंकि पहले अपनी पॉलिटिकल विल को पूरा करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको मेजोरिटी गेन होती थी वो बहुत ज़्यादा मिनिस्टर बना देती थी। अब मिनिस्टर जैसे ही बनाए, उनको जो सेवाएं, उनको जो सर्विसेज दी जाती थी उसमें ज़्यादा खर्चा आता था, तो गवर्नमेंट का जो ट्रेजर है उसके ऊपर ज़्यादा भार पड़ता था। तो उसी बर्डन को कम करने के लिए कैप लगाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज है, ओडिशा ट्राइबल्स फ्ली विलेज फियरिंग जैब। देखो, ओडिशा में जो पीवीटीजी ग्रुप है उससे रिलेटेड जो ट्राइबल्स हैं वो काफ़ी पाई जाती हैं। वैक्सीनेशन वहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान जो कोविड है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है ट्राइबल्स ग्रुप्स में भी। तो इसी तरीके का अवेयरनेस कैंपेन जब चलाया गया और जब उनको वैक्सीनेशन देने के लिए गए तो वो सारे लोग अपने घर छोड़ करके निकल लिए। इसी तरीके का सेम इशू और भी जगह देखने को मिला है। देखो, बहुत सारी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उड़ीसा में बहुत सारे पीवीटीजी ग्रुप है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं कि पीवीटीजी ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कितने पीवीटीजी ग्रुप हैं और सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में पीवीटीजी ग्रुप में जो ट्राइब्स हैं वो कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। डोंगरिया कोंड की यहाँ पर बात की गई है कि उनको भी जब वैक्सीनेशन दिया गया तो बड़ी मुश्किल से वो लोग तैयार हुए थे वैक्सीनेशन लेने के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो यहाँ पर बात की गई है किसके लिए, ये जो ट्राइबल्स है इनके लिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है डोंगरिया कोड इनको लेकर के कि ये पीवीटीजी ग्रुप में शामिल है या नहीं है। तो इस तरीके की जो भी न्यूज़ में जो ट्राइब रहती है उन सबको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर चुक्तिया भुनिजा ये दूसरी पीवीटीजी ग्रुप है जो यहाँ पर जो नोआपाडा डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहती है। उन पे भी जब वैक्सीनेशन किया गया तो उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट था उन लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि देखो ये व्हाट्सअप की जो दुनिया है ना उसमें बहुत सारे ऐसे फेक मैसेजेस चलते हैं जिसको व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के नाम से आप बोल सकते हो। और उन व्हाट्सअप फेक मैसेजेस को लोग पढ़ करके डर जाते हैं कि वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, इसमें तो कुछ गलत किया जा रहा है, इसमें तो डेथ हो जाएगी, इसमें तो कुछ ऐसी इंटेलिजेंस आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट की जा रही है जिनसे बाद में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएंगी। तो इस तरीके की जो फेक न्यूज़ चलती हैं उसके आधार पर ये वैक्सीनेशन को लेकर के एक डर बैठा हुआ है लोगों में। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए, देखो हाईकोर्ट ने एक बात पूछी है। हाईकोर्ट ने ये बोला है कि बीएस येदियुरप्पा सीएम हैं, उनके बेटे हैं बीवाई विजेंद्र, कि जो सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा उनको तो हक है कि जब वो विजिट कर सकते हैं कोविड के दौरान एक जगह से दूसरे जगह के क्या क्या किस तरीके से कोविड को कर्व करने की, उसको रोकने की, उसको एक जगह पर हॉल्ट करने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन बीवाई विजेंद्रा जो सीएम के बेटे हैं उनको किस तरीके से क्या राइट है उनको कि वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने कोविड में विजिट की, जो भी गाइडलाइंस है उनको तोड़ा। इसके अलावा उन्होंने मंदिर में भी, टेम्पल में भी एंट्री की, जबकि मंदिर में जब कॉमन पीपल को एंट्री बंद है तो जो सीएम का बेटा है वो भी कॉमन पीपल है, जो सीएम है उसको हक है कि वो विजिट कर सकता है, ओवरव्यू कर सकता है जो भी चीज़ें हैं सर्विलेंस के लिए या फिर इंक्वायरी के लिए। लेकिन उनके बेटे को कोई हक नहीं है इस तरीके से गाइडलाइंस को तोड़ना। तो इस तरीके से जो बीएस येदियुरप्पा के बेटे के ऊपर एक केस दायर किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, एमईए हिंट्स एट टॉक्स विद तालिबान। देखो, अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में रेगुलर टसल चल रहा है। यूएस ने सोच लिया है कि वहाँ से वो वापस जाएंगे। उनकी सेना लगभग 20 सालों से अफगानिस्तान में रुकी हुई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करना था। तालिबान के साथ में कोई मेजर उनका जो एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हो पाया। जो भी इशू है वो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन कुछ हिंट्स आए हैं कि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो तालिबान के साथ में बातचीत कर रही है ताकि अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश हो।
डायरेक्ट इस तरीके का कोई लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना गया है कि अफगानिस्तान को अब स्टेबल करना वहाँ के जो रीजनल कंट्रीज हैं जैसे रशिया, इसके अलावा चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, इनका मेजर रोल है और वो वहाँ पर स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में इस तरीके की गवर्नमेंट बनाई जाए कि वहाँ के जो पीपल हैं उनके राइट्स को सेव भी किया जाए, अफगानिस्तान का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो और जो टेररिज्म वहाँ पर फैला हुआ है उसको भी कर्ब किया जा सके। क्योंकि अगर टेररिज्म को नहीं रोका गया तो ना सिर्फ वो अफगानिस्तान को नुकसान देगा, हमारे इंडिया में जो इंसर्जेंसी है वो दोबारा से इंक्रीज हो सकती है, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में इनस्टेबिलिटी दोबारा से आ सकती है। नेक्स्ट न्यूज मेहुल चोकसी को लेकर के है, उनके ऊपर जांच करने की बात की जा रही है कि उनका अबडक्शन किया गया है, वो एंटीगुआ से डोमिनिका उनको लेकर के गया। अब ये एंटीगुआ और डोमिनिका क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैरेबियन सी में कुछ आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को जाना जाता है ग्रेटर एंटिलीज। ये वाले जो आइलैंड है वो ग्रेटर एंटिलीज और ये वाले जो आइलैंड्स है वो है लेसर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज जिनकी साइज बड़ी है और लेसर एंटिलीज जिनकी साइज छोटी है। देखो इस तरीके की जो संरचना है ज्योग्राफी में उनको फेस्टून के नाम से भी जाना जाता है। अब इस तरीके की जो व्यवस्था है वो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी है, इसके अलावा जो जापान कंट्री है वहाँ पर भी है, इंडोनेशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर भी है। मतलब सी में जो छोटे छोटे आइलैंड्स एक सीरीज में पाए जाते हैं, इस तरीके की जो संरचना में पाए जाते हैं उनको ज्योग्राफी में फेस्टून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज फोकस ऑन सेकेंड डोज फॉर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके ऊपर। ये बोला गया है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए क्योंकि फर्स्ट डोज उन लोगों को दी गई है और फर्स्ट डोज में लगभग 80 to 85% उन लोगों को कवर किया गया है, लेकिन सेकेंड डोज जो है वो अभी तक सभी लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो सभी लोगों को सेकेंड डोज अवेलेबल करवाना है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज एक स्टेटमेंट है नेशनल कंट्रोल ब्यूरो, उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी केस की जांच करनी है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी केस की हमें जांच करनी है तो हम व्हाट्सएप जो आपकी चैट्स हैं उनको भी एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरीके की गवर्नमेंट एजेंसीज एनालिसिस कर सकती हैं किसी भी केस को सोल्व करने के लिए। व्हाट्सएप का आपको पता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सर्विसेज है, मतलब आपने मैसेज किसी को भेजा तो जो भेजने वाला है और जो उसको प्राप्त करने वाला है उसी के बीच में मैसेज जाएगा, तीसरा जो पर्सन है वो इसमें इंटरवेन नहीं कर सकता। हालांकि जो व्हाट्सएप है वो खुद भी इसमें इंटरवेन नहीं कर सकता। हमारी गवर्नमेंट आईटी रूल्स जो नई लेकर के आए उसके तहत गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी मैसेज कहाँ से जनरेट हो रहा है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेशनल कंट्रोल ब्यूरो इस तरीके की जो एजेंसीज हैं जो कोशिश करती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सके तो वो इन डाटा को यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम यूज कर सकते हैं, चैट्स को भी खंगाल सकते हैं, चैट्स को भी यूज कर सकते हैं किसी भी केस को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है यूएस के प्रेसिडेंट गए हुए हैं G7 मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने जो यूके की प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन उनसे मीटिंग की और उन्होंने कोशिश की कि वो वैक्सीन की डोज लेंगे और उस वैक्सीन की डोज को यूएस डोनेट करेगा। 500 मिलियन जो डोजेज हैं वैक्सीन की उनको पूरे वर्ल्ड में डोनेट करेगा। अब इसका फ़ायदा इंडिया को भी मिलेगा। इसके अलावा जो और भी कंट्रीज़ हैं 92 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज और अफ्रीकन यूनियन के बारे में हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अफ्रीकन यूनियन कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। उन सब कंट्रीज़ को यूएस जो है वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखो मिस्टर जॉनसन और मिस्टर बाइडेन के बीच में जो अटलांटिक चार्टर है उसके बीच में भी उसको नए तरीके से साइन करने के लिए भी डिस्कस हुआ। अब अटलांटिक चार्टर क्या है, 1941 की बात है। यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। इनके बीच में एक साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको बोलते हैं अटलांटिक चार्टर।
इसका मेजर रीज़न ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखो 1939 से 1945, 1944, 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो उसमें इन्होंने ये अटलांटिक चार्टर इसलिए साइन किया था कि जैसे ही युद्ध खत्म होता है उसके बाद में हम पीस एंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसके अलावा फ्रीयर ट्रेड के लिए, डिसआर्ममेंट मतलब निशस्त्रीकरण के लिए, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पीपल, इन सब के लिए अटलांटिक चार्टर साइन किया जाएगा। मतलब डायरेक्ट वे में अगर हम बात करें तो पीस एस्टेब्लिश करने के लिए अटलांटिक चार्टर, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी जो स्थिति है वो दोबारा से सामने ना आए। तो अब प्रेजेंट की जो परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेज हैं, उसके अकॉर्डिंग अटलांटिक चार्टर को दोबारा से साइन करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ नई चीज़ें हैं, उनको इंक्लूड करने की आवश्यकता है। तो इसी के लिए कोशिश की जा रही है कि अटलांटिक चार्टर को नए तरीके से साइन किया जाए। नेक्स्ट न्यूज, म्यांमार मिलिट्री चार्जेस सू की विद करप्शन। देखो म्यांमार हमारा नेबर कंट्री, जिसमें 1 फरवरी से वहाँ पर सेना की सरकार बनी हुई है। सेना ने सारी पावर अपने अंडर ले ली। पिछले 5 साल से वहाँ पर पार्शियल डेमोक्रेसी थी। दोबारा से जब वहाँ पर डेमोक्रेसी के रूप में जब इलेक्शन होते हैं नवंबर 2020 में, तो दोबारा से डेमोक्रेसी फुल तरीके से आती है। क्योंकि लोगों ने जब से वो ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुए हैं तब से वहाँ पर ज़्यादातर टाइम आर्मी का रूल रहा है। लोगों ने फ्रीडम को महसूस ही नहीं किया। जब पार्शियल डेमोक्रेसी रही तो लोगों ने फ्रीडम को महसूस किया और दोबारा से उन्होंने चाहा कि पूर्ण तरीके से कंप्लीटली डेमोक्रेसी वहाँ पर हो। तो जब मेजॉरिटी मिली आंग सान सू की पार्टी को, तो वहाँ की मिलिट्री को लगा कि हमारे हाथ में तो पावर ही नहीं बचेगी। तो उन्होंने पावर को अपने हाथ में 1 फरवरी 2021 से अपने हाथ में ले रखी है। उसी को लेकर के म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने चार्जेस लगाए हैं आंग सान सू की के ऊपर करप्शन की। मतलब किसी भी तरीके से म्यांमार की जो मिलिट्री है वो अपने आप को सही साबित करने में लगी हुई है कि हम सही हैं, हमने सही तरीके से यहाँ की पावर को अपने हाथ में लिया है। आंग सान सू की जो डेमोक्रेसी का नाम कर रही थी, उन्होंने के ऊपर तो करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। इस तरीके की कोशिश की जा रही है वहाँ की मिलिट्री के द्वारा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।